चलिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, हम एसएमई प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के बारे में। तो आज मैं बीएससी की आइकॉनिक बिल्डिंग में बैठा हूं और मेरे साथ बैठे हैं जो एसएमई प्लेटफॉर्म को हेड करते हैं, जिन्होंने अपने टेन्योर में कम से कम मोर देन 400 कंपनीज हैव बीन लिस्टेड ऑन द एसएमई प्लेटफॉर्म। और उसमें से कई ऐसी कंपनीज ट्रांसफॉर्म हुई है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद, एमएसएमई के बाद ट्रांसफॉर्म हुई है और मेन बोर्ड पे आई है। तो जैसे दोस्तों मैं बोलता हूं, द ग्रोथ स्टोरी इज वेरी इंटैक्ट फॉर इंडिया। वी आर एब्सोल्युटली ऑन टू वेरी स्ट्रॉन्ग विकेट। These 60 million cluster units, these small micro enterprises, जिसको हम MSME बोलते हैं, is the backbone of the Indian economy. It's the growth engine of India, which is giving contribution and which is giving employment to 130 million people. चलिए दोस्तों, without wasting time, मैं आपको introduce कराता हूँ most dynamic personality, Mr. अजय ठाकुर, जो आज हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं और एसएमई प्लेटफॉर्म के हेड हैं। और इनके टेन्योर में इन्होंने करीब मोर देन 400 कंपनीज को लिस्ट किया है। वेलकम इनटू आवर शो अजय भाई। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और यहाँ से मैं अजय ठाकुर जी को पूछूंगा कि इन्होंने अपनी जीवन की ये जो जर्नी है कैसे शुरुआत की। जी देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जो है 94 में की थी। आई ज्वाइन स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और वहाँ पे बहुत ब्रीफ पीरियड काम किया। उसके बाद मैं बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन किया क्योंकि मुझे स्टॉक एक्सचेंज में काम करने की बहुत इच्छा थी। और वहाँ से फिर मैं 96 में बीएससी ज्वाइन किया था एज हेड ऑफ आर्बिट्रेशन। और उसके बाद यहाँ की यात्रा शुरू हुई। इन 2010 आई वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लॉन्च दिस एसएमई एक्सचेंज। और उस समय की जो सिचुएशन थी एसएमई प्लेटफॉर्म के लिए, वो ज़्यादा जो थी उत्साहजनक नहीं थी, ज़्यादा उत्साहजनक ही नहीं थी। लेकिन ये चैलेंज था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और बीएससी को ऐसा लग रहा था। और आप जानते हैं हम 149 साल से एग्जिस्टेंस में हैं, तो हमारा ये मानना था कि इक्विटी कल्चर लाना है। अगर एसएमईज़ को हमें आगे बढ़ाना है तो इक्विटी देना पड़ेगा, उनको इक्विटी से सपोर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद ये हमने एसएमई प्लेटफॉर्म की जर्नी की शुरुआत की। हम जगह जगह गए, देश के कोने कोने पे गए। हमने करीब करीब 2500 पौने 3000 सेमिनार किया। हमने करीब 400 वेबिनार किया। हम करीब करीब 45,000 एसएमई प्रमोटर से मिले अक्रॉस द कंट्री। और उसके चलते आज ये संभव हो पाया है कि आज इतनी सारी एसएमई जो है हमारे एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो चुकी है। तो अगर आप देखें तो मैक्सिमम मेरा जो जर्नी है कैरियर वो बीएससी के साथ रहा है और आज एसएमई हेड के चलते जो है हम ये कर पा रहे हैं। बीएससी मैनेजमेंट का काफ़ी सपोर्ट रहा है इस एसएमई प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में। हमारे प्रेजेंट एमडी भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं और उनका ये मानना है कि इसमें एक बहुत बड़ा स्कोप है ज़्यादा से ज़्यादा एसएमई कंपनीज़ को लिस्टिंग करने के लिए। तो हमारे ख्याल से जो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि ये अभी शुरुआत ही है, अभी एक बहुत बड़ा एसएमई का वर्क है जिसको हमें एसएमई प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना है और बड़ा बनना है और इस देश के विकास में अपना योगदान देना है। तो अजय भाई, ये बताइए कि एमएसएमई की कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में? नहीं, एसएमई की कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो एसएमईज़ को हम इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन मानते हैं। और अक्रॉस द कंट्री अगर देखें तो एसएमईज़ की जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में बहुत बड़ी हाथ है। आज उनका एक्सपोर्ट में 40% कंट्रीब्यूशन है। नंबर ऑफ़ सेक्टर्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 7,500 डिफरेंट सेक्टर्स में वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है सप्लाई करते हैं। तो मेरे ख्याल से और उनका जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 30% है। तो अगर इस देश को $10 ट्रिलियन या $20 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है तो हमें ये हर तरह से प्रयास करना पड़ेगा कि जो मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं इस देश के, उनका कैसे सर्वांगीण विकास हो, सस्टेनेबल ग्रोथ हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा अक्रॉस द कंट्री, टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी और इवन रूरल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन कर सके। लेकिन इस पर्टिकुलर एमएसएमई सेक्टर में जो आप कहते हैं कि दिस इज जब हम बोलते हैं इसको ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया, तो इसमें गवर्नमेंट की क्या कंट्रीब्यूशन है कि जिससे बिजनेस ईज हो जाता है इन लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को करने के लिए? देखिए, अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लीजिए या इंस्टीट्यूशनल की पॉलिसीज़ लीजिए या अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक करें, चाहे वो अर्बन सेक्टर हो या रूरल सेक्टर्स हो, तो हर जो सेक्टर, चाहे वो गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो जो हमने सबसे ज़्यादा आज के दिन में किसी चीज़ पे ध्यान किया है तो वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस।
और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वन विंडो सॉल्यूशन उनको कैसे प्रोवाइड किया जा सके, ताकि वो बहुत जल्दी जो है अपनी कंपनी को, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या पार्टनरशिप LLP हो या कोई भी चीज़ हो, उसको कितना फास्ट से फास्ट बना सके और वो अपनी जो है जो भी सेक्टर में वो है उसमें वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके, चाहे वो सर्विस सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग है या लॉजिस्टिक्स है, किसी भी सेक्टर में वो हो, वो फास्ट अपना काम स्टार्ट कर सके। इसके साथ साथ उनको हम जो है कैसे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि वो अपनी काम को स्मूथली आगे बढ़ा सके। तो अजय भाई, यहाँ पे इसमें अभी फ़िलहाल आपके इसमें कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं MSMEs में? जहाँ तक BSE SME प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे 447 कंपनीज लिस्टेड है और ये ऑलमोस्ट 17 सेक्टर्स से है। इन्होंने करीब करीब 5,500 करोड़ रुपए इस मार्केट से जुटाए हैं, सिर्फ प्राइमरी मार्केट से। इसके अलावा 3,000 करोड़ रुपया उन्होंने सेकेंडरी मार्केट से भी जुटाए हैं। और आज के दिन में उनकी जो टोटल वैल्यू, ये सारी कंपनियां जो 447 कंपनीज हैं, उनकी टोटल वैल्यू 78,000 करोड़ से, मतलब उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हम जिसको कहते हैं वो 78,000 करोड़ से। तो मेरे ख्याल से BSE ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है SME प्लेटफॉर्म को ग्रो करने में, क्योंकि आज तक जो है जो लघु और मध्यम उद्योग हैं इस देश के, उनको या तो अपने फंड्स पे या तो वो लोन से, या वो मर्चेंट बैंकर जो रहते थे, मनी लेंडर जिसको हम कहते हैं, मनी लेंडर से हाई इंटरेस्ट रेट पे वो लोन लिया करते थे, या NBFC या बैंक से। तो वो टोटली डिपेंडेंट थे लोन पे। हमने उनके लिए इक्विटी फंडिंग का रास्ता खोला है, जिससे उनका जो ग्रोथ हो, उनका जो विकास हो, वो काफ़ी फास्ट हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सके, ताकि उनके बिज़नेस में और उनकी बिज़नेस की वैल्यू में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिख सके। इसके अलावा जो है लिस्टिंग और भी बहुत सारे बेनिफिट्स उनको देते हैं, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाता है, जिससे जो ट्रस्ट डेफिसिट का इशू होता है स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज में, वो दूर होता है। और जब ट्रस्ट डेफिसिट दूर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर जो है उनको हायर वैल्यू पे भी उसमें पैसे लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी फंडिंग के रूट से उनके पास पैसे आते हैं, वैसे उनकी विजिबिलिटी और उनकी ग्रोथ भी बढ़ती जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो बहुत दिनों के बाद मेरे ख्याल से एक बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन लिया गया और ये SME प्लेटफॉर्म को की शुरुआत की गई। और आज अगर दोनों एक्सचेंजेस को हम जोड़ के बात करें तो 1,30,000 1,40,000 करोड़ की मार्केट कैप क्रिएट हो गई है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ हम देखने को मिल रहा है SME प्लेटफॉर्म पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है, जो हमें पहले काफ़ी डिफ़िकल्टी आई अवेयरनेस क्रिएट करने में, आज वो डिफ़िकल्टी हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन तब भी हमारा सतत प्रयास रहता है कि हम टायर 1 स्पेशली टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में ज़्यादा जाएं, ताकि वहाँ के लघु और मध्यम उद्योग हमारे साथ जुड़े, अपना विकास करें। क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो इन्फ्लक्स टायर 1 सिटी की तरफ जाए, वहीं पे वो ग्रो करते रहे और पूरे देश में जो है हम इक्विटेबल ग्रोथ जिसको कहते हैं वो हम देख सकें। मतलब बेसिकली आपका ऐसा मानना है कि डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है? डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। मतलब अगर हम जिसको हम इक्विटेबल ग्रोथ करते हैं कि हर तरह से देश में हर तबका जो है, हर राज्य है, हर उसमें जो लोकल हर डिस्ट्रिक्ट है, वो सब में ग्रोथ होनी चाहिए। तभी जो है हम जो है पूरा विकास जो देख सकते हैं, पूरे देश का विकास देख सकते हैं, हर जगह का विकास देख सकते हैं। तो अजय भाई, आपका मानना है ऐसा कि आत्मनिर्भर भारत में आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो गवर्नमेंट ने शुरू की है, जिससे मैंने देखा कि इंपोर्ट्स काफ़ी हद तक काफ़ी कम हुए हैं। स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी डेवलपमेंट मैं देखता हूँ, स्टील इंडस्ट्री पर्टिकुलर इस सेक्टर में, कि जहाँ पे कुछ पैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट होते थे, आज वही प्रोडक्ट आज अपने देश में बन रहे हैं। तो मुद्रा की क्या कंट्रीब्यूशन रही है MSMEs में, मुद्रा बैंक की? आई थिंक देखिए 2-3 चीज़ों पे मैं यहाँ पे जो है बात करना चाहूँगा और उसके ऊपर टिप्पणी करनी भी ज़रूरी है। मेरे ख्याल से जो सबसे पहला ऐतिहासिक कदम जो उठाया गया विगत 9-10 सालों में, वो ये था जनधन योजना। देखिए हम जो है इस देश में देख रहे थे कि बहुत बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी थी और बैंकिंग से लोग ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे। लोकल पॉपुलेशन जो थी, स्पेशली जो इलिटरेट वर्ग के थे या वुमेन पॉपुलेशन जो थी, वो बैंक के साथ कनेक्टेड नहीं थी। तो ये जनधन योजना पहले ही ऐतिहासिक डिसीजन थी जिसने लोगों को बैंक्स के साथ कनेक्ट किया, सबके अकाउंट खोले।
दूसरा था डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र। नरेगा, जैसे आप देखो नरेगा वगैरह स्कीम के अंदर बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, छोटी छोटी लघु उद्योग भी जनरेट होते थे उसके चारों तरफ। तो वो डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र से जो है इकोनॉमी में धीरे धीरे जो है कैश की कमी आई और इकोनॉमी फॉर्मल की तरफ बढ़ी, लोगों के परचेजिंग पावर बढ़े। और तीसरा जो था, जो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा तीसरा ऐतिहासिक कदम हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैक्रो इंटरप्राइजेज की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें 6.5 करोड़ जो है करीब करीब इस देश में मैक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, जिसमें 98-99% जो है मैक्रो इंटरप्राइजेज हैं। और ये देश में इसके विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उनको फंड्स की ज़रूरत थी, 50,000 से 2 लाख तक में अपनी छोटी छोटी उद्योग चलाने की ज़रूरत थी। मेरे ख्याल से ई मुद्रा ने वहाँ बड़ा जो एक वैक्यूम था उसको फिल करने में बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो गवर्नमेंट की जितनी सराहना की जाए उतनी कम होगी कि उन्होंने जनधन योजना और ई मुद्रा जो थी उसको स्टार्ट किया। तीसरा जो है, जो ड्यूरिंग कोविड पीरियड जब बहुत सारी लघु और मध्यम इकाइयाँ बंद हो रही थी, उस समय गवर्नमेंट ने 2-3 बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए, जिसमें एक उन्होंने जो किया वो था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का जो है डेफिनेशन जो था, जो बहुत पुराना हो चुका था, वो डेफिनेशन में उन्होंने चेंज लाया, जिससे ज़्यादा उद्योगों को जो है बैंकिंग और अदर फॉर्मल सेक्टर से जो है उनको सहयोग प्राप्त हो सके। वो बड़ा ऐतिहासिक कदम था। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि 200 करोड़ तक की जो ग्लोबल टेंडर है वो उन्होंने मैक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए उन्होंने उसको रिजर्व किया। ये बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया। तीसरा जो कदम था वो ये था कि उन्होंने जो है PLI स्कीम लाया। PLI स्कीम जो था, शुरू में जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है उसके तरफ उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू हमारा बहुत सारा फॉरेक्स आउटफ्लो होता है। तो हमने जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनको ज़्यादा और बढ़ावा देने के लिए ये PLI स्कीम को स्टार्ट किया गया, जिसको धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स में भी हमने लागू किया। तो मेरे ख्याल से वो PLI स्कीम जो है वो भी बहुत कारगर साबित हो रहा है। और चौथा जो है, जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जिसमें CGT MSME स्कीम, जो कोलेटरल फ्री लोन हम जिसकी बात करते हैं, उसमें जो पहले 2 करोड़ तक का लिमिट था उसको बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया। मेरे ख्याल से ये 4-5 जो ऐतिहासिक कदम लिए गए, उससे आप अगर इंडियन इकोनॉमी को देखें तो वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में उभरी है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये पता है कि अगर उसको देश को और सुचारू रूप से और अच्छी तरह से और विकसित रूप से चलाना है और 10, 15, 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ जाना है, तो हमें इन छोटे छोटे चीज़ों इकाइयाँ जो है उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, और हमको इस देश में 5,000 जो है बड़ी बड़ी इकाइयों के रूप में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा कदम उठाया। एक और बहुत बड़ा कारगर कदम जो उन्होंने कोविड के दौरान ही लिया था, वो ये लिया था कि 10,000 करोड़ का उन्होंने एक फ़ंड की स्थापना की, वो इक्विटी फंड, इसको इन्होंने फंड ऑफ फंड कहा। और ये फंड ऑफ फंड जो है ये मदर फंड है, जो इन्होंने कहा कि जो 20% ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन जितनी भी आएगी, जो भी अलग डॉटर फंड्स है, उनको 20% तक का कंट्रीब्यूशन उनके टोटल फंड का इस फंड में से जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि 50,000 करोड़ तक का लीवरेज है जो लघु और मध्यम उद्योगों को इक्विटी के रूप में जाने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये 5-6 जो ऐतिहासिक कदम गवर्नमेंट ने उठाए हैं वो इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होंगे। और 5वां मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस जो है ये भी बहुत कारगर होगा इस देश को आगे बढ़ाने में। और जैसे आपने बोला अजय भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत बनता हूँ कि वंदे भारत इज़ ए वेरी गुड एग्जाम्पल, एंड द वे इनफैक्ट हमारा चंद्रयान जो लैंड हुआ है आज इसरो पे, इट्स अ रिमार्केबल ये है डेवलपमेंट विच दिस कंट्री हैज़ डन इन द लास्ट पर्टिकुलरली इन द 10 ईयर्स। बट मैं ये कहूँगा कि यस, 75 ईयर्स की इंडिपेंडेंस के बाद हमने बड़ी लॉन्ग जर्नी ये की है। और एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि MSME जब आपकी लिस्ट होती है तो आपका बेसिक क्राइटेरिया क्या है BSc के SME प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट करने के? देखिए, हमने यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको काफ़ी सिंपल और रिलैक्स रखा है। हमने कहा है कि आपको 4-5 हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करनी पड़ेगी। नंबर 1 कि आपकी जो फर्म है या जो कंपनी है, फर्म या कंपनी मतलब अगर वो प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या LLP है या प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड, आप किसी भी फर्म में अगर 3 साल
तक एग्जिस्टेंस में है, मिनिमम 3 साल तक एग्जिस्टेंस में है, तो आप एलिजिबल हैं अपनी कंपनी को लिस्ट कराने के लिए। ये पहला है क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया जो हमने यहाँ पे रखा है वो ये रखा है कि 1 साल प्रॉफिट होनी चाहिए, ये दूसरी क्राइटेरिया है। तीसरी क्राइटेरिया है कि आपकी जो नेट टेंजिबल एसेट्स होनी चाहिए वो मिनिमम 1.5 करोड़ होनी चाहिए, 1.5 करोड़ होनी चाहिए, 1.5 करोड़ होनी चाहिए। और फोर्थ, आपकी नेटवर्थ जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। फिफ्थ कि आपकी पेडअप कैपिटल जो हो वो 25 करोड़ के नीचे होनी चाहिए। तो अगर ये 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं, आप उसके दायरे में आ रहे हैं, तो आप अपनी कंपनी को एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। आप अपनी कंपनी को एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने के योग्य हैं। तो अगर आप ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो मर्चेंट बैंकर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स आपकी कंपनी को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा हमने पोस्ट लिस्टिंग कंप्लायंसेस जो हैं उसमें भी रिलैक्सेशन लाया है। हमने ये कहा है कि पोस्ट लिस्टिंग आपको क्वार्टरली रिजल्ट ऑडिटेड नहीं देना है, आप हाफ ईयरली ऑडिटेड रिजल्ट हमारे यहाँ फाइल करें। तो इस तरह से पोस्ट लिस्टिंग कंप्लायंसेस को भी रिलैक्स किया है, क्योंकि जब ये गाइडलाइन, जब ये नियमावली बन रही थी तो उस समय जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन सबको ये पता था कि जो शुरुआत के दिनों में लघु और मध्यम उद्योगों के पास वो बैंडविड्थ नहीं होगी जिससे वो ये सारे कंप्लायंसेस कर सके। इसलिए मेन बोर्ड के कंपैरिजन में हमने यहाँ पे कंप्लायंसेस को काफ़ी कम किया। तो अजय भाई, जैसे आप बता रहे हैं कि 447 ऑलरेडी आपके यहाँ पे लिस्टेड हैं, तो अब ये जो बिलाइन इफेक्ट अपने को दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि आने वाले समय में कितनी कंपनीज आपके पास सारी ड्यू डिलिजेंस करके, जो भी बेसिक आपका क्राइटेरिया फुलफिल करके, कितनी क्यू में है आने वाले समय में, अगर हम 23-24 देखते हैं? हम तो देख रहे हैं ऑलमोस्ट 75 to 80 कंपनीज क्यू में।